हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम आदित्य है एंड यू ऑल आर वेरी वेलकम ऑन दिस चैनल। तो कैसे आप लोग? बढ़िया है, मस्त है, खुश है। चलिए, आज का जो लेक्चर है हम लोग वही यूनिट वेक्टर को स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आपको बोले थे क्लास 11 का यूनिट वेक्टर को हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आप हेडिंग लगाइएगा यूनिट वेक्टर। हम लोग टाइप्स ऑफ वेक्टर में एक बार पढ़ चुके हैं यूनिट वेक्टर को, लेकिन हम यहाँ पर डिटेल्ड तरीका से चीजों को पढ़ेंगे यूनिट वेक्टर में। कहा कि कुछ स्पेशलिटी बात है जो अलग से बता दी जाएगी, तो हमको लगता है आपके दिमाग में सेट रहेगा। ठीक, तो आराम से समझते हैं चीज को, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला बात है, इसका डेफिनेशन समझते हैं क्या है। तो लिखते हैं इट इज द वेक्टर ऑफ लेंथ, या हम बोल सकते हैं मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड कितना सर? 1 यूनिट। क्लियर है? हम क्या बोले, यूनिट वेक्टर एक वेक्टर है जिसका लेंथ बोला जाए या जिसका मैग्नीट्यूड बोला जाए, इसको हम बोलते हैं 1 यूनिट। ठीक, नेक्स्ट बात, इट इज रिप्रेजेंटेड, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इस तरह से। ठीक, इसको हम लोग ए कैप बोल सकते हैं। ठीक, ए कोई वेक्टर है तो उसका हम यूनिट वेक्टर निकाल रहे हैं, तो ए इस तरह से एरो मार देते हैं ऐसे करके। ठीक है, जैसे कभी कोई वर्ड छूट जाता है आपके स्टेंजा में, तो बीच में आप ऐसे मार देते हैं, वही वाला चीज है। इसको ए कैप पढ़ते हैं, या हम इसको ए हैट पढ़ते हैं। क्लियर है बात? अच्छा सर, यूनिट वेक्टर का तो समझ में आ गया बात कि सर यूनिट वेक्टर को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। यूनिट वेक्टर का जो अपना मैग्नीट्यूड होता है वो 1 यूनिट होता है। काम क्या है इसका? तो देखिएगा, इट शोज द डायरेक्शन ऑफ एनी नॉन जीरो वेक्टर्स। ठीक, हम क्या बोले, ये जो वेक्टर है वो किसी भी नॉन जीरो वेक्टर, नॉन जीरो का वेक्टर, वेक्टर का मतलब सिंपल हो गया, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 नहीं होगा। काहे कि हम आपको पढ़ाए थे ये बात कि सर ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो जाएगा, इसका मतलब कंफर्म है सर कि वो वेक्टर जो होगा उसका डायरेक्शन आर्बिट्रेरी हो जाता है। काहे कि हम जीरो वेक्टर का डायरेक्शन के बारे में आपको बताए थे, उसका डायरेक्शन क्या हो जाता है? आर्बिट्रेरी हो जाता है। तो सिमिलरली हम ये बात बोल सकते हैं क्या कि सर यूनिट वेक्टर जो होता है किसी भी नॉन जीरो वेक्टर का डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। इस वजह से hence it is also known as, क्या? इसको हम लोग डायरेक्शन वेक्टर भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज डायरेक्शन वेक्टर। क्लियर हो गया बात? समझ में आ गया बात कि सर सबसे पहला बात है कि सर यूनिट वेक्टर जो होता है उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, उसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, और ये जो है किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन को बताता है। डायरेक्शन जब भी आपको किसी भी वेक्टर को प्रेजेंट करना है तो आप सिंपली क्या करोगे, यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल कर लोगे। क्लियर है? जैसे समझते हैं हम, समझिएगा बात, देखिएगा। लेट we have any non-zero vector, say a vector। ठीक, समझिएगा बात को। हम क्या बोल रहे हैं कि मेरे पास कोई एक वेक्टर है, लेट से वो ए वेक्टर है। क्लियर है? अच्छा, अब हम कुछ समझाना चाहते हैं आपको, इसको हम कैसे लिखेंगे। तो आपको पता है कि सर ए वेक्टर को जब भी आप लिखोगे तो आप यहां पर कुछ वेक्टर है तो दो बात तो फिक्स है कि होगा, एक तो सर मैग्नीट्यूड फिक्स है होगा, और दूसरा फिक्स है कि डायरेक्शन होगा। क्लियर है? तो हम बोलेंगे सर यहां पर हम उसका डायरेक्शन मैग्नीट्यूड लिखेंगे, और यहां पर सर हम उसका डायरेक्शन लिखेंगे। बस थोड़ा सा मेरे साथ बने रहिएगा, एक एक बात आपको समझ में आएगा। सर ये वेक्टर है तो हम वेक्टर को तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम बोले यहाँ मैग्नीट्यूड लिखेंगे, यहाँ डायरेक्शन लिखेंगे। बढ़िया बात है सर, ठीक, बढ़िया बात। चलिए, मैग्नीट्यूड क्या होता है सर? मैग्नीट्यूड हम पढ़ चुके हैं कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखना है तो ए वेक्टर लिखो और दो इसे डब्बा बना दो, ये हमारा मैग्नीट्यूड है। ठीक, अच्छा
अब रहा डायरेक्शन वेक्टर, डायरेक्शन का पता करने के लिए, तो डायरेक्शन के लिए अभी तुरंत आपको बोले कि किसी भी नॉन जीरो वेक्टर का जो डायरेक्शन होता है वो किसके द्वारा दिखाया जाता है, इट शोज बाय यूनिट वेक्टर। तो इसका मतलब जो डायरेक्शन हमको इस वेक्टर का चाहिए वो उसमें यूनिट वेक्टर का हमको इस्तेमाल करना पड़ेगा, और यूनिट वेक्टर ए वेक्टर का हम लोग लिख सकते हैं ए कैप। इसका मतलब हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे। आई होप कि आपको बात समझ में आया होगा। हम क्या बोले, किसी भी वेक्टर को हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन लिखेंगे। मैग्नीट्यूड हमको पता है, डायरेक्शन का बात कर रहे हैं। अभी तुरंत आपको सिखाया कि किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन लिखना है तो आप बस उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर लिख दो, यूनिट वेक्टर लिख दिया। क्लियर है। तो यहां से एक बात हमको पता चला क्या, कि सर ए कैप बराबर, ठीक, ए वेक्टर तो है ही, इस चीज को बाबू ये दोनों मल्टीप्लाई में है, जैसे ये ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में, बस उस थोड़ा फील कराने के लिए हम अलग अलग लंबा करके लिखे, है ना। ठीक, तो हमको अगर ए कैप निकालना है तो क्या करेंगे सर, ए वेक्टर है और सिंपली बटे इस चीज को क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे ला दो, तो हम ए कैप को इस तरह से लिख सकते हैं सर, ए वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। क्लियर है। तो ये जो फॉर्मूला है, ये जो टॉट है, ये आपको पता रखना होगा। ये बात आपको ध्यान में रखना होगा क्या, कि सर हम लोग किसी भी यूनिट वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर बटे का मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। क्लियर है। तो हम यहां से लिखेंगे ए वेक्टर, ये क्या है सर, ये कोई नॉन जीरो वेक्टर है, कोई नॉन जीरो वेक्टर है। बढ़िया। ये क्या है सर, ये है मैग्नीट्यूड ऑफ नॉन जीरो वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ नॉन जीरो वेक्टर। बढ़िया। ये क्या है सर, ये है यूनिट वेक्टर। अच्छा, इसका एक और नाम हम लोग बोलते हैं क्या, डायरेक्शन वेक्टर। एक और नाम से फेमस है ये नॉर्मलाइज्ड वेक्टर। ठीक, तो कल के दिन यूनिट वेक्टर बोले, डायरेक्शन वेक्टर बोले, नॉर्मलाइज वेक्टर बोले, उसका सिर्फ मतलब यही है, यूनिट वेक्टर निकाल दो। ठीक, तो बस जानकारी के लिए नाम बता दिए। कल के दिन अगर किसी भी तरह सवाल घूम फिर के कहीं आप ही के पास आ गया है ना, तो आपको जानकारी होना चाहिए। तो हम इसको क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर। तो जब भी यूनिट वेक्टर निकालना है, किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है, तो आप उस वेक्टर को लिखो। ठीक, आप उस वेक्टर को लिखो और उसके नीचे का आपको मैग्नीट्यूड को लिख देना है, खत्म बात। क्लियर है। तो जब सवाल करेंगे, आज इसी के लेक्चर में हम आपको कराएंगे सवाल, जब सवाल करेंगे तो ये सब बात जो हम पढ़े उसको डिटेल्ड में समझ जाएंगे, ये मेरा गारंटी है। ठीक, तो आप प्लीज इसको नोट डाउन प्लीज कर लीजिए, हम हट जाते हैं, आप नोट जरूर कर लीजिए इस बात को। चलिए नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। कईयों बार आई कैप, जे कैप, के कैप सुन रहे थे, आज आपका पूरा पर्दाफाश हो जाएगा आई कैप, जे कैप, के कैप का। ठीक, तो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है। सबसे पहले तो ऑर्थोगोनल वर्ड को आप समझिए। ऑर्थोगोनल वर्ड का मतलब होता है सर, सिंपल वर्ड परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। ठीक, ऑर्थोगोनल वर्ड का मतलब होता है परपेंडिकुलर। आराम से समझते हैं डिटेल्ड में, पहले आप ध्यान से देखिएगा हम करना क्या चाह रहे हैं। ये हमारा y एक्सिस, ये हमारा x एक्सिस, ठीक, ये हमारा y एक्सिस और ये हमारा प्यारा सा z एक्सिस। क्लियर है। अच्छा, हम एक यूनिट वेक्टर ले रहे हैं इधर की तरफ, जिसको x एक्सिस की तरफ हम i कैप लिख रहे हैं, अभी समझा देंगे सारा बात। इधर की तरफ ले रहे हैं, इसका नाम दे दिए जे कैप, और इधर की तरफ ले रहे हैं, इसका नाम दे दिए के कैप। क्लियर है। हम क्या बोले, हम एक यूनिट वेक्टर, देखिए क्या लग रहा होगा सिंबल से कि सर एक यूनिट वेक्टर ली अलोंग एक्स एक्सिस, यूनिट वेक्टर ली अलोंग वाई एक्सिस और यूनिट वेक्टर ली अलोंग जेड एक्सिस। तो ये जो होता है सर, आई कैप, जे कैप और के कैप, इसी को हम लोग बोलते हैं ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। अब दिमाग में ये सवाल आ सकता है आपके, सर ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर तो समझ में आ रहा है कि सर सिंबल देख के लग रहा है, ऑर्थोगोनल क्यों? ऑर्थोगोनल इसलिए काहे कि सर एक्स एक्सिस,
वाई एक्सिस और जेड एक्सिस आपस में तीनों परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, जैसे हम आपको फील कराना चाहेंगे कि ये हो गया और ये वाला। ठीक, तो ये अगर वाई एक्सिस है, ये हमारा अगर एक्स एक्सिस है इस प्लेन में, तो ये प्लेन की अंदर की तरफ हमारा जेड एक्सिस है। तो आपको पता है कि ये और ये आपस में देखिएगा अच्छा से, ये परपेंडिकुलर होगा 90 डिग्री। ये और ये आपस में ध्यान से देखिएगा, ये 90 डिग्री होगा और ये आपस में क्या होगा, 90 डिग्री होगा। इसका मतलब सर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों आपस में 90 90 90 90 एंगल बनाता है। इसका मतलब ये एंगल और ये, इसके दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री, इस दोनों के बीच में एंगल 90। ये जो है बाबू ये प्लेन ऐसे है। ठीक है, ये जेड एक्सिस मान लो आप है, ऐसे है जेड एक्सिस। ठीक है, समझना बात को, आपका जेड एक्सिस ऐसे है। तो आप देखो इसके और एक्स एक्सिस के बीच में 90 डिग्री एंगल है। बिल्कुल सर एकदम 90 डिग्री एंगल, देखो ना पर, अरे एक्स और वाई एक प्लेन में है और जेड ऐसे हुए प्लेन से ऊपर, इस वाला को भूल जाओ। ठीक, तो इस दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल है। क्या इस दोनों के बीच में 90 डिग्री है? बिल्कुल सर, इस प्लेने से पूरा 90 डिग्री है, तो इसके बीच में भी 90 डिग्री है और एक्स और वाई में तो 90 है ही। तो तीनों आपस में 90 90 90 एंगल बनाता है, परपेंडिकुलर बनाता है। इस वजह से हम इसका नाम ऑर्थोगोनल लिखते हैं। क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये जो आई कैप होता है ना बाबू, ये आई कैप का मैग्नीट्यूड और जे कैप का मैग्नीट्यूड और के कैप का जो मैग्नीट्यूड होता है बाबू, ये कितना होगा? अरे सर, तीनों यूनिट वेक्टर है और हमको रटा हुआ है यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1। तो इसका मतलब इस तीनों का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा सर? इस तीनों का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 1। एक एक बात को समझते चलिएगा। ठीक है, एक एक बात को समझते चलिएगा। ये जो है आई कैप, जे कैप और के कैप, इस तीनों का मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1 होता है। कंफ्यूज नहीं करना है। ठीक, अच्छा आई कैप क्या बताता है सर? आई कैप बताता है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर मत बोलो, आप ऐसे समझो बढ़िया से, डायरेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस, ये हमारा आई कैप बता देता है। जे कैप क्या बताता है सर? देख के लग रहा है वाई एक्सिस की तरफ, मतलब डायरेक्शन अलोंग वाई एक्सिस, ये हमारा जे कैप बता देता है। रहा के कैप, तो के कैप आपको दिख के लग रहा है जेड एक्सिस की तरफ, तो हम क्या बोलेंगे? डायरेक्शन अलोंग जेड। तो ये 3 छोटा सा बात था जो आपको पता होना चाहिए। पहले भी बता दिए थे, लेकिन अब पूरा बढ़िया से फील हो गया होगा कि जब भी किसी वेक्टर का डायरेक्शन लिखना हमको आई एक्सिस, एक्स एक्सिस में, तो मैग्नीट्यूड लिखो और बगल में डायरेक्शन में आई कैप लिख दो, खत्म बात। जे कैप मतलब डायरेक्शन अलोंग वाई एक्सिस और के कैप मतलब डायरेक्शन अलोंग जेड एक्सिस। क्लियर है? तो आप प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए। मैं हट जाता हूं। चलिए, अब आपको स्क्रीन पे सवाल दिख रहा होगा। आपको सवाल को पॉज करना है, खुद से अटेम्प्ट करना है, उसके बाद ही आपको सॉल्यूशंस को देखना है। ठीक, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं बनाना। सवाल क्या दिया हुआ समझिएगा। एक फोर्स है, तो फोर्स के बारे में सबसे पहला बात तो हमको क्लिक हो जाना चाहिए कि सर फोर्स जो है वो हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है। वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक, अच्छा बात सर, हमको पता है फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसका मतलब हमको फोर्स को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, इसका मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों लिखना पड़ेगा, खत्म बात। आगे, ए फोर्स हैज मैग्नीट्यूड कितना सर? 3 न्यूटन इन एक्स डायरेक्शन। फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो 3 न्यूटन है। किधर की तरफ सर? एक्स डायरेक्शन में 3 न्यूटन है, बढ़िया। 4 न्यूटन किधर की तरफ है सर? वाई डायरेक्शन में। और 5 न्यूटन किधर की तरफ है? जेड डायरेक्शन में। बढ़िया बात है सर, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पहला सवाल पूछा गया रिप्रेजेंट फोर्स इन वेक्टर फॉर्म। चलिए हम करते हैं। सबसे पहला सवाल, फोर्स को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। एफ वेक्टर बराबर, हमको पता है किसी भी वेक्टर को लिखेंगे तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एफ एक्स वेक्टर लिखेंगे प्लस एफ वाई वेक्टर लिखेंगे प्लस एफ जेड वेक्टर लिखेंगे। कहने का मतलब यह है कि चूंकि फोर्स एक्स वाई जेड डायरेक्शन तीनों में है, इसका मतलब फोर्स जो होगा वो एक एक्स एक्सिस की तरफ अपना कुछ वेक्टर बना रहा होगा, वाई एक्सिस की तरफ कुछ बना रहा होगा और जेड एक्सिस की तरफ कुछ बना रहा होगा। समझेंगे। चलिए
एफ वेक्टर बराबर एफ एक्स, सिर्फ एक्स डायरेक्शन की बात करते हैं। एक्स डायरेक्शन में हमको अगर वेक्टर लिखना है तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों लिखना है। तो मैग्नीट्यूड कितना है, 3 न्यूटन दिया हुआ है तो 3। डायरेक्शन सर हमको याद है कि एक्स एक्सिस की तरफ आपको जब डायरेक्शन दिखाना है तो हम लोग आई कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप बोल दीजिएगा सर ये हो जाएगा 3 आई कैप प्लस वाई डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड कितना है सर 4 न्यूटन इन वाई डायरेक्शन तो 4। और वाई डायरेक्शन में डायरेक्शन हम लोग कैसे दिखाते हैं सर, हम लोग एक यूनिट वेक्टर जे कैप का इस्तेमाल करके दिखाते हैं, तो ये हो जाएगा 4 जे कैप प्लस जेड डायरेक्शन। जेड डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड कितना है सर 5 न्यूटन है, बढ़िया बात है सर 5 न्यूटन है। और जेड डायरेक्शन दिखाना है, चूंकि वेक्टर लिखा हुआ है ना बाबू, तो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन मैग्नीट्यूड डायरेक्शन मैग्नीट्यूड डायरेक्शन होगा। तो जेड डायरेक्शन को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं सर, हमको पता है सर जेड डायरेक्शन जो है वो हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, के कैप करके रिप्रेजेंट करते हैं, 5 के कैप। तो आपका जो फाइनल आंसर आ जाएगा एफ वेक्टर बराबर वो आ जाएगा 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 5 के कैप। ये हमारा पहला आंसर आ गया। चलिए दूसरा पढ़ाते हैं, समझिएगा बात। सेकंड, पहला सवाल खत्म हो गया। दूसरा सवाल, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स वेक्टर। आपको फोर्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताना है। अभी थोड़ा देर पहले आप लेक्चर में पढ़े होंगे, आई मीन इससे प्रीवियस लेक्चर में आप पढ़े होंगे क्या सर, प्रीवियस लेक्चर में आप पढ़े होंगे कि रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन 3D में जब हम इस तरह से लिख देते हैं तो किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है तो ax का होल स्क्वायर प्लस ay का होल स्क्वायर प्लस az का होल स्क्वायर। इसका मतलब हम लोग अगर बोलेंगे कि अपने पास एक फोर्स वेक्टर दिया हुआ है क्या, 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 5 के कैप। आप चाहो तो इसको आराम से कंपेयर कर सकते हो, ax आई कैप प्लस ay जे कैप प्लस az के कैप, लेकिन अब आप समझ गए होंगे सर क्या करना होता है, ठीक है। तो हम इसका मैग्नीट्यूड कैसे लिखते थे, अंडर रूट में ax का स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर प्लस az का स्क्वायर, उसी तरह से लिखेंगे। तो हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स वेक्टर क्या लिखेंगे सर, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स वेक्टर लिखेंगे अंडर रूट में 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चलिए 3 का स्क्वायर कितना है सर 9, 4 का स्क्वायर कितना है सर 16 और 5 का स्क्वायर कितना है सर 25। तो ये आ गया कितना सर, ये आ गया आपको 50, 25 41 9 50, ठीक 50 आ गया। तो हमको जो फोर्स वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आ जाएगा वो आ जाएगा कितना सर, 25 का अंडर रूट निकाल लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 5√2 न्यूटन। ठीक, तो इसका जो मैग्नीट्यूड आ गया वो आ गया 5√2 और जो आपको रिप्रेजेंट करना था वेक्टर फॉर्म में वो आ गया 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 5। काफ़ी आसान सवाल था, बच्चे कर भी लिए होंगे, लेकिन मेरा काम है एक एक चीज़ को कॉन्सेप्चुअली बेहतर तरीका से आपको रिप्रेजेंट करके समझाए, तो इस वजह से हम इतना डिटेल्ड में सारा काम करते हैं। तो प्लीज़ नोट कर लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट सवाल हम लोग करेंगे। चलिए 2 सवाल आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आपको सवाल को पॉज करना है और खुद से अटेम्प्ट करना है। पहला सवाल बोल रहा है फाइंड ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ 5 आई कैप प्लस 5 जे कैप। आपको 5 आई कैप प्लस 5 जे कैप के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है। फिर दूसरा सवाल पूछ रहा है फाइंड ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ आई कैप माइनस का 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। इस डायरेक्शन में आपको यूनिट वेक्टर निकालना है। हम कर रहे हैं, आप पॉज करके ट्राई कीजिएगा, फिर आप सॉल्यूशन चेक कीजिएगा। ठीक, चलिए ध्यान रखिएगा मेरा बात को। हमको इसका यूनिट वेक्टर निकालना है, निकाल लेंगे सर आराम से। पहले मान लेते हैं लेट ए वेक्टर बराबर 5 आई कैप प्लस 5 जे कैप। एकदम प्यार से करते हैं। हम मान लिए कि ई जो है कोई एक ए वेक्टर है, क्या कि आदत है हमको यूनिट वेक्टर लिखने का, क्या ए वेक्टर बटे का डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन हम समझ रहे हैं चीज को, सीख रहे तो आराम से करेंगे तो मजा आएगा, है ना। हम बोल दिए क्या कि 5 आई कैप प्लस 5 जे कैप मान लेते हैं कोई एक वेक्टर है। ठीक, चलिए नाउ यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ किसके डायरेक्शन में चाहिए सर, 5 आई कैप प्लस 5 जे कैप। इसका कहने का मतलब एक ए वेक्टर। ठीक, मतलब इन डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर हम बोल सकते हैं, क्यों, क्या कि इसी को तो हम ए वेक्टर माने हैं। ठीक, तो हमको पता है क्या
कि सर हम यूनिट वेक्टर जो लिखेंगे वो होता है ए वेक्टर बटे का मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। क्लियर है? यूनिट वेक्टर जो हम लोग सर लिखते थे, यूनिट वेक्टर हम लोग लिखते थे क्या कि सर ए वेक्टर बटे का मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। आप अपना नोट्स में देखिएगा ध्यान से। चलिए हम लिखना शुरू करते हैं। ए वेक्टर मतलब यही वेक्टर सर लिखो 5i कैप प्लस 5j कैप बटे का मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। सर दो गो वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड चाहिए। तो अभी आपको पता है कि सर अगर हम इसको ax i कैप लिखते हैं, ay j कैप लिखते हैं, तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन 2D उसी का तो इस्तेमाल करते हैं। तो क्या हो जाएगा सर 5 का स्क्वायर प्लस का 5 का स्क्वायर। हम उम्मीद करते हैं कि आपको एक एक बात समझ में आ रहा होगा। ठीक, नेक्स्ट चलिए ऊपर में रहने दो अभी 5i कैप प्लस 5j कैप बटे का अंडर रूट में 25 प्लस 25 50। तो अंडर रूट में ये जो आ रहा है बाबू, ये पूरा कितना आ रहा है? ये पूरा आ रहा है अंडर रूट में 50। अंडर रूट में 50 को क्या लिख सकते हैं? 5√2। इसका मतलब हम डायरेक्टली इसको सॉल्व कर देते। सिंपल मैथ था, हम डायरेक्टली सॉल्व करके लिख दिए। तो चाहे आप आंसर को ऐसे छोड़ सकते हैं या थोड़ा और अच्छा से लिख लेते हैं 5i कैप बटे का 5√2 प्लस का 5j कैप बटे का 5√2। लेकिन आप देख रहे हो 5 से 5 कट रहा है और 5 से 5 कट रहा है। इसका मतलब जो यूनिट वेक्टर आ गया मेरा इसके डायरेक्शन में, वो आ जाएगा i कैप बाय √2 प्लस j कैप बाय √2। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया i कैप बाय √2 प्लस j कैप बाय √2। क्लियर है बात? समझ में आ गया? तो हमारा यूनिट वेक्टर क्या होगा? सिंपल इस फॉर्मूला का इस्तेमाल किया कि यूनिट वेक्टर निकालना है तो ए वेक्टर बटे का मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ए वेक्टर को एज इट इज लिख दिया। मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका रिजोल्यूशन में सीख चुके हैं, उसको इंप्लीमेंट किया, जो कटा फटा कटा और फाइनली ये हमारा आंसर आ गया। इसको समझते हैं, ये 2D था, ये 3D है। इसको 3D को समझते हैं। अच्छा समझिएगा बात। मान लेते हैं फिर उसी तरह से लेट ए वेक्टर बराबर i कैप माइनस का 2j कैप प्लस का 3k कैप। ठीक, देयरफॉर अब हम डायरेक्ट लिख रहे हैं तो यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। तो हम लोग यूनिट वेक्टर को क्या लिखते हैं सर? यूनिट वेक्टर को लिखते हैं ए वेक्टर बटे का मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ठीक, यूनिट वेक्टर को क्या लिखते हैं? ए वेक्टर बटे का मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ठीक, चलिए समझते हैं। ए वेक्टर जब लिख रहे हैं तो इसको क्या लिखेंगे? i कैप माइनस का 2j कैप प्लस का 3k कैप बटे का अंडर रूट में ए वेक्टर को एज इट इज लिख दिया कि ए वेक्टर को हम मान लिए मैग्नीट्यूड रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन 3D। क्या हो जाएगा? i का मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर क्या? i किससे मल्टीप्लाई हो रहा है सर? कुछ नहीं तो 1 से। अरे 1 इंटू i कैप होगा ना, तो यहां पर इसका मैग्नीट्यूड क्या है? 1। तो सिंपली लिखेंगे 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। समझ पा रहे होंगे बात को मेरा? ठीक, 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। बढ़िया, थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। i कैप माइनस का 2j कैप प्लस का 3k कैप बटे का अंडर रूट में 1 का स्क्वायर 1 -2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। तो 9 4 13 1 14 मतलब अंडर रूट में 14। ठीक, तो ये चाहे आप वैसे आंसर छोड़ दो या आप इसको थोड़ा सा तोड़ के लिख सकते हो सर। i कैप बाय रूट अंडर 14 माइनस का 2j कैप बाय रूट अंडर 14 प्लस 3k कैप बाय रूट अंडर 14। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर है? और रूट 14 को आप ब्रेक कर सकते हो, कुछ रूट टूट उड़ सकता है, लेकिन हमको समझाना है तो हम अपने तरफ से अच्छे से समझा दिए। क्लियर है? तो जिनसे हो गया वेल एंड गुड, अच्छी बात है। जिनसे नहीं हुआ आप प्लीज नोट डाउन कर लीजिए इस सवाल को। चलिए ये हमारा आखिरी सवाल है। सवाल बड़ा छोटा सा है लेकिन कॉन्सेप्ट बड़ा प्यारा सा है। आपको सवाल को पॉज करके अटेम्प्ट करना है, उसके बाद ही सॉल्यूशंस को देखना है। मैं शुरू कर रहा हूं बनाना। सवाल वाला बोल रहा है कि ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 20 यूनिट। कोई एक वेक्टर है, हमको नहीं पता कौन वेक्टर है। ठीक, ए वेक्टर कोई एक वेक्टर है। ठीक, अच्छा बोल रहा है उसका मैग्नीट्यूड जो है वो सर 20 है। ठीक, ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 20 यूनिट इन दी डायरेक्शन ऑफ,
और किस डायरेक्शन में है सर, इस वेक्टर के डायरेक्शन में है। तो आपको वो वेक्टर निकालना है। समझ में आया सवाल? सवाल बोल रहा है कि वो वेक्टर निकाल के दिखाओ जिसका मैग्नीट्यूड 20 है और उस वेक्टर का डायरेक्शन इसी वेक्टर के डायरेक्शन में है। बढ़िया बात, कर लेंगे सर। आप हमको बताओ, किसी भी वेक्टर का आपको जब डायरेक्शन निकालना होता था, ठीक, तो अगर हमको उसी डायरेक्शन में किसी नॉन जीरो वेक्टर, जैसे मान लो ये नॉन जीरो वेक्टर है, ठीक, और है भी सर, इसका मैग्नीट्यूड अंडर रूट में 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 5 आ रहा है इसका मैग्नीट्यूड। तो सर अगर ये मैग्नीट्यूड 5 है तो ऑब्वियस सी बात है नॉन जीरो वेक्टर है। तो नॉन जीरो वेक्टर के डायरेक्शन में ही जो वेक्टर आ जाता है वही तो मेरा यूनिट वेक्टर होता है। यूनिट वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करता है? किसी भी नॉन जीरो वेक्टर का डायरेक्शन ही तो रिप्रेजेंट करता है। थ्योरी का लाइन को देखिएगा, दूसरा वाला लाइन को, क्या किसी भी वेक्टर का किसी भी नॉन जीरो वेक्टर का जो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट किया करता है वो हमारा यूनिट वेक्टर ही रिप्रेजेंट करता है। तो उसी बात का हम यूज कर लेंगे यहाँ पर, बट आराम से समझेंगे, चिंता करने वाली बात नहीं। देखिए ध्यान दीजिएगा, हमको क्या निकालना है सर? वो वेक्टर निकालना है। बढ़िया बात है। तो सर वेक्टर निकालना है तो सर पक्का है कि कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होगा। हाँ सर एकदम होगा, कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होगा और कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगा, ठीक। लेकिन सवाल वाला एक बात स्पष्ट कर दिया है कि इस जो भी वेक्टर है ये, उसका डायरेक्शन जो है इस वेक्टर के डायरेक्शन में है। इसका मतलब सर इस वेक्टर का अगर हम यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे, काहे कि यूनिट वेक्टर ही तो किसी नॉन जीरो वेक्टर का डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब अगर हम इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे, उसको उठा के यहाँ पुट कर देंगे, अपना काम हो जाएगा, ठीक। समझिएगा बात, अब ध्यान से समझिएगा। तो हम थोड़ा सा पहले उसका यूनिट वेक्टर हम निकालना चाहते हैं, ठीक। मान लेते हैं लेट पी वेक्टर बराबर ये है 3i कैप प्लस 4j कैप, ठीक। अच्छा, पी कैप निकालेंगे, मतलब यूनिट वेक्टर, ध्यान समझिएगा। पी कैप का मतलब क्या हुआ? इस लाइन को सुनिएगा ध्यान से, हम जो बोल रहे हैं। पी कैप का मतलब ये हुआ कि सर यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ 3i कैप प्लस 4j कैप, ठीक। फिर से बोल रहे हैं, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर, यही इस लाइन का मतलब हुआ, ठीक है। ये जो हम पी कैप लिख रहे हैं इसका मतलब क्या होगा कि सर ऐसा वेक्टर जो इस वेक्टर के डायरेक्शन में है, ठीक है। और सवाल वाला बोला है कि इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर, तो मतलब यूनिट वेक्टर निकाल लो, खत्म। आगे चलिए, तो हमको पता है सर, इसको हम लिख सकते हैं पी वेक्टर बटे का मैग्नीट्यूड और पी वेक्टर यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला, ठीक। बढ़िया बात है सर। पी कैप क्या हो जाएगा सर? पी वेक्टर क्या है सर? 3i कैप प्लस 4j कैप। मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? अंडर रूट में 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा 3i कैप प्लस 4j कैप बटे का अंडर रूट में 16 प्लस 9 25, अंडर रूट 25, तो ये आ जाएगा 5, ठीक। तो पी कैप जो आ गया आपको वो आ जाएगा 3i कैप प्लस का 4j कैप बटे का 5, रूट 5 नहीं 5, या हम इसको ब्रेक करके लिखेंगे 3i कैप बटे 5 4j कैप बटे 5। क्लियर है? समझ में आ गया? अच्छा, हमको इस वेक्टर का डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर आ गया और सवाल वाला बोल रहा है कि हमको ऐसा वेक्टर चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड 20 है, तो 20 लिख दो भाई मल्टीप्लाई में। अच्छा, डायरेक्शन क्या बोल रहा है? मैग्नीट्यूड तो 20 है और वो वेक्टर का डायरेक्शन कहाँ है सर? उस वेक्टर का डायरेक्शन जो है इस वेक्टर के डायरेक्शन में है। तो हम अभी निकाल लिए है कि इस वेक्टर के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर आ जाएगा वही तो उसका डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर देगा। क्यों? काहे कि यूनिट वेक्टर एक डायरेक्शन वेक्टर होता है और यूनिट वेक्टर जो होता है वो किसी भी नॉन जीरो वेक्टर का डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब अगर ये वेक्टर है हमारा और बोल भी रहा है सवाल वाला ये वाला, तो इसके डायरेक्शन में ही तो यूनिट वेक्टर अपना काम कर देगा ना। तो यूनिट वेक्टर हम निकाल लिए, बस इस चीज को उठा करके यहां पुट करो 3i कैप प्लस 4j कैप बटे का 5। थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। 20 इंटू 3i कैप प्लस 4j कैप बटे का 5 हो गया। 5 से काटेंगे 4 बार में, ठीक। 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 12i कैप, 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 16j कैप। तो हमारा जो वेक्टर है वो वेक्टर आ जाएगा ये। बात समझ में आ गया? क्लियर है बात? कोई दिक्कत? समझ में आ गया बात? तो अब देखिएगा अभी सर 12 का स्क्वायर कर दीजिएगा अंडर रूट में, 16 का स्क्वायर कर दीजिएगा 256, 16 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144, अंडर रूट में 400 आ जाएगा और मैग्नीट्यूड रूट अंडर 400 का मतलब 20, मैग्नीट्यूड 20 आ गया।
बात समझ में आ गया। तो जब भी इस तरह का सवाल आए तो आपसे बोल दिया जाएगा कि मैग्नीट्यूड दे दिए तुमको, आपको कोई वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड इतना है और वो वेक्टर का डायरेक्शन इस वेक्टर के डायरेक्शन में है, तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, जो भी वेक्टर के डायरेक्शन में चीज निकालना है उसका हम यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे, खत्म बात। क्यों? काहे कि सर हम ये बात आपको स्पष्ट रूप से बता दिए हैं कि किसी भी नॉन जीरो वेक्टर का जो डायरेक्शन होता है, किसी भी नॉन जीरो वेक्टर का जो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है वो एक यूनिट वेक्टर से ही रिप्रेजेंट किया जाता है। और आपको ये बात भी हम बता दिए, इसको उल्टा करके भी हम बोल रहे हैं क्या, किसी भी नॉन जीरो वेक्टर का अगर आपको उसी डायरेक्शन में वेक्टर चाहिए तो आप सिंपली यूनिट वेक्टर निकाल दो, खत्म बात, निकाल दिए, खत्म। ठीक, तो किसी भी नॉन जीरो वेक्टर का थ्योरी में लिखा दिए, इसलिए बार बार ये बात को बोल रहे हैं, किसी भी नॉन जीरो वेक्टर का अगर आपको डायरेक्शन पता करना है तो बस आप उस वेक्टर का जो भी वेक्टर है उसका यूनिट वेक्टर निकाल दो, उसका डायरेक्शन पता चल जाएगा। और बोल रहा है कि इसका डायरेक्शन वही है, क्या है हमको नहीं पता, निकाल लिए डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर उठा करके पुट कर दिए, गुना पुना कर लिया, नजर आ गया। ठीक, तो बस एक ही बात हम इसमें बोलना चाह रहे हैं क्या, कि कभी भी बोलेगा कि इस तरह से इन डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर, तो आप ज्यादा दिमाग मत लगाना, आप यूनिट वेक्टर निकालना और उठा करके रख देना और काम कर लेना अपना। ठीक, कॉन्सेप्ट भी समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो था कि ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है, पेपर में डायरेक्ट आंसर आपको निकालना पड़ता है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में आना चाहिए। क्लियर है बात? चलिए, तो यहां पर हमारा यूनिट वेक्टर का भी लेक्चर पूरा रूप से खत्म हो गया। नेक्स्ट जो आपको लेक्चर मिलेगा वो मल्टीप्लिकेशंस ऑफ वेक्टर पर मिलेगा, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट, ये सब काफी इंपॉर्टेंट वेक्टर माना जाता है मल्टीप्लिकेशंस में। ठीक, तो फिलहाल के लिए थैंक यू। और जैसा कि हमेशा बोला करता हूं, कोई भी हाल हो, किसी भी तरह का परिस्थिति हो, सर मस्त रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई लिखाई करते रहिए। ठीक, थैंक यू। आप प्लीज नोट जरूर कर लीजिएगा इस चीज को।